हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रोहित सर, आप लोगों का मैथ टीचर, और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। तो चलिए देखिए, इस क्लास में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। 4.1 के क्वेश्चन किए थे कुछ, और उसके बाद से 3 प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे इससे पिछले वाले क्लास में, ठीक है। इससे पिछले वाले क्लास में एक्सरसाइज 4.2 के लिए 3 प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे। अब इस क्लास में भी हम लोग प्रॉपर्टीज को ही देखने वाले हैं, अगला प्रॉपर्टीज। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रॉपर्टीज, अगर आप लोग ध्यान से देख लेते हैं तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 4.2 इसके बाद ही हम लोग करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखिए, चौथा प्रॉपर्टीज ये है, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देख लिए हैं, और ये चौथा प्रॉपर्टी जो आप लोगों को बोर्ड पे पीछे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, चौथे प्रॉपर्टीज को। तो आज ये देखते हैं चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। 8 प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में, इस वीडियो में। अगर 8 प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे ही आधारित है क्वेश्चन, और प्रॉपर्टीज से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और क्लास में कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में आप लोग बता दीजिए। ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। लाइव भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, अभी रिकॉर्डेड ही पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताइए, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, या दोबारा वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। अगर क्लास में कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये मिस्टेक है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 को, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज जिसे पिछले वाले क्लास में हम लोग देख लिए हैं, ये है हमारा चौथा प्रॉपर्टीज, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टीज है ये। तो देखिए, चौथा प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, सारणी के गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। सारणी के गुण में ये चौथा प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं। देखिए, यदि सारणिकों के किसी स्तंभ या, चौथा प्रॉपर्टीज कह रहा है, यदि सारणिकों के किसी स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव, ठीक है, पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों या व्यंजकों का योग हो, ठीक है। यदि कह रहा है ना कि यदि सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति, स्तंभ इसको बोलते हैं, ठीक है, या पंक्ति इसको बोलते हैं। तो स्तंभ या पंक्ति का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक राशियों के व्यंजकों का योग है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राशियों के व्यंजकों का योग है, तो वह सारणिक उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। जिस क्रम में है उसी क्रम में 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक सारणिक दिया है जिसका एलिमेंट है a1x, a1 प्लस x, b1 प्लस y, c1 प्लस z, ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो इसको हम लोग देखिए, ये एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। अब इसको क्या कह रहा है कि यदि, देखिए कह रहा है, प्रॉपर्टीज कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राशियों के व्यंजकों का योग हो। तो देखिए, तो ये 2 राशि के योग है, देखिए तो यहाँ पे तो कह रहा है ना, अगर योग हो तो वह सारणिक उसी क्रम में जिस क्रम में है 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करें, ठीक है, तोड़े इसको और, ठीक है, आगे बढ़ाए, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, a1 b1 c1, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, a1 b1 c1 इतना हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला है a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है, और प्लस, अब देखिए यहाँ पर a1 b1 c1 को लिख लिए, इसको लिख लिए, तो बाकी क्या बचा, ये ना बचा, तो x y और z, और नीचे वाला एलिमेंट यही रह जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम a2 b2 c2, ठीक है, c2 a3 b3 c3, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिख रहा है ना इसमें, हाँ चलिए दिख रहा है, कट नहीं रहा है। तो देखिए, यहाँ पर योग के रूप में था तो इसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया, और देखिए अलग अलग कर दिया। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगर योग के रूप में आए तो फिर इसको जोड़िएगा ना, फिर जोड़िएगा तो अच्छा, सॉल्व करके जोड़िए तो यही आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। फिर इसको जोड़िए, यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो
ऐसे मतलब हम लोग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, ठीक है। अगर योग के रूप में होगा तो उसको एक्सपेंड करके उसी क्रम में फिर से दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। अब आज हम लोग देखते हैं अगले प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5, प्रॉपर्टीज नंबर 4 अभी हम लोगों ने देखा। आप देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 5 सारणी का 5वां गुण, ठीक है। ये 5वां गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए 5वां गुण प्रॉपर्टीज, 5th प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ठीक है। देखिए किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में, ठीक है, किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ में, ठीक है, किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर, किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ, उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, न ही बदलता है सारणी का मान। देखिए इसका कहने का मतलब ये है ना कि कोई सारणी ले लीजिए और उसके पंक्ति में चाहे स्तंभ में, उसके पंक्ति में चाहे स्तंभ में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए और दूसरे पंक्ति में जोड़िए चाहे घटाइए, तो उसको ये मतलब करने पर ना, प्रक्रिया करने पर उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही कह रहा है, इसका कहने का मतलब यही है। मान लीजिए ये सारणी दिया है यहाँ पर, इसके पर फर्स्ट रो में अगर हम गुणा कर दे के से, चाहे कुछ भी कोई भी संख्या से गुणा कर देते हैं, सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या से गुणा कर देते हैं, इसको R2 में जोड़ देते हैं, ठीक है, और यहीं पे लिख देते हैं, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ठीक है। यही ये कह रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो आज ही हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं कैसे, ये मतलब क्या कर रहा है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट्स लिया है, ठीक है, ये सारणिक है। अब आज यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अभी में ऐसे आप लोग किए हैं R1 के जगह पे, सॉरी चलिए R1 के जगह पे काम करते हैं, R1 प्लस में K R2 कर देते हैं। समझ रहा है ना, ये अभी में हम लोग पढ़ लिए, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्यूशन किए। R1 के जगह पे हम लोग को काम क्या करना है, तो R2 में K से गुणा कर देना और R1 के लगे जोड़ देना, R1 में जोड़ के R1 के जगह पर लिख देना है, ठीक है। तो आज ये R1 आपका यही ना है, R2 ये है, यानी इसमें K से गुणा करना है और जोड़ देना है इसमें R1 में, ठीक है, और यहीं पे लिख देना R1 के जगह पर, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आप लोगों का प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें गुणा कीजिए K से, तो K2 हो जाएगा, और K2 को A1 में जोड़ेंगे तो A1 प्लस K2, KA2 यही ना होगा, A1 प्लस KA2, ठीक है। अब अजी इसमें गुणा कीजिए, B2 में K से गुणा कीजिए तो KB2 हो जाएगा, और KB2 को B1 में जोड़िए तो B1 प्लस KB2 हो जाएगा, ठीक है। अजी इतना हो गया। अब अजी इसमें C2 में गुणा कीजिए K से, तो KC2 हो जाएगा, और C1 में ले जाकर जोड़ दीजिए तो C1 प्लस में KC2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा ना, आ जाइए। अब जी इसको नीचे वाला जैसे है वैसे लिख लीजिए, A1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा, इतना हो गया। अब चलिए अभी हम लोगों ने देखा था 4th नंबर प्रॉपर्टीज, ठीक है, चौथा प्रॉपर्टीज हमने देखा था। उसमें देखा था कि यदि योग के रूप में दिया हो, किसी पंक्ति या स्तंभ का एलिमेंट योग के रूप में दिया हो, तो उसको फिर हम लोग अलग कर सकते हैं उसी क्रम में, ठीक है। तो देखिए इसको वैसे ही हम लोग फिर कर नहीं सकते हैं, तो आज उसी पिछले वाले मेथड से हम लोग करते हैं, ठीक है, पिछले वाले प्रॉपर्टी से। तो हो जाएगा यहाँ पर A1, ठीक है, B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, इतना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए यहाँ पर प्लस में, ठीक, ये योग के रूप में बोले थे ना करने के लिए, ये आपका बच जाएगा KA2 KB2 KC2, फिर यहाँ पर A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब आज ये आगे यहाँ पर काम करते हैं। अब देखिए तो इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट पंक्ति में K है सब एलिमेंट पे, तो क्या यहाँ से R1 से हम लोग K को कॉमन कर सकते हैं, टेकिंग आउट K फ्रॉम R1, ऐसे कर सकते हैं ना। एगो हमने बताया था ना, ये प्रॉपर्टीज है, ये वाला भी प्रॉपर्टीज है। हमने बताया था कि यदि किसी सारणी के पंक्ति में या स्तंभ में
कोई संख्या हो तो उसको बाहर हम लोग ले सकते हैं एक के साथ, ठीक है। किसी पंक्ति में, एक पंक्ति में होना चाहिए, चाहे एक स्तंभ में होना चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला तो जैसे है वैसे ही रहेगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और प्लस में यहाँ से K कॉमन लेंगे तो K बाहर हो जाएगा, और ये वाला आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये बच जाएगा यहाँ पर A2 B2 C2, यही ना बचेगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3, इतना बच जाएगा। देखिए यहाँ से K बाहर निकल जाएगा तो A2 B2 C2 बचेगा, देखिए तो, और A2 B2 C2 नीचे भी है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर एक और ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे काम कर रहा है। हमने ये प्रॉपर्टीज आप लोग को बताया था, इधर दिख रहा है ना, एक मिनट देख ले थोड़ा, नहीं तो नहीं दिखेगा तो आप लोग, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को हमने बताया था कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या चाहे दो स्तंभ एक दूसरे के बराबर हो, समान हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता दी है इससे पिछले वाले क्लास में, और सिद्ध भी कराए हैं। 3 प्रॉपर्टीज जिसमें बताए थे इससे पिछले वाले क्लास में, सिद्ध भी कराए थे। तो यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, समान हो, ठीक है, कॉमन हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। प्रॉपर्टीज अभी चलिए आगे भी बता देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके बराबर 0 लिख सकते हैं ना, तो ऊपर लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा आप लोग का A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। और इक्वल टू में प्लस 1 इंटू में K, और इसके बराबर में 0 लिख दीजिए तो 0, यानी आपका क्या प्राप्त हुआ, फिर से आपका यही ना प्राप्त हुआ, इसमें 0 को जोड़िएगा तो यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। देखिए तो, देखिए जो ये प्रॉपर्टीज कर रहा है वही पालन कर रहा है ना। देखिए तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए पहले जैसा था वैसा ही प्राप्त हुआ। देखिए तो थोड़ा सा भी अंतर दिख रहा है। हम लोग इतना कैलकुलेशन किए, सब क्या हो गया, बेकार हो गया, उसमें कुछ हुआ अंतर ना हुआ, अंतर हुआ इसके बराबर है, देख लीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज देख लीजिए, समझ लीजिए प्रॉपर्टीज को, कि किसी सारणी में के किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी संख्या या व्यंजक से गुणा कर उसे दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने या घटाने से सारणी का मान नहीं बदलता। अब व्यंजक क्या होता है ये आप लोग को पता है ना, बचपने से पता है, ठीक है। व्यंजक और समीकरण 8 क्लास में पढ़े होंगे। व्यंजक वो होता है, देखिए, जिसमें ना बराबर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये 2x प्लस में 3y हो गया, तो ये आपका व्यंजक कहलाएगा। अगर इसमें हम लोग बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो ये समीकरण में बदल जाएगा। जैसे ही बराबर रहेगा तो समीकरण हो जाएगा, बराबर नहीं रहेगा तो व्यंजक के रूप में ये रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगले प्रॉपर्टीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को भी नोट करना प्रॉपर्टीज के साथ, प्रॉपर्टीज को लिख के और एग्जाम्पल को भी नोट करना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना। अब आज हम लोग अगले प्रॉपर्टीज को देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 6 को, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 6वां प्रॉपर्टीज है, हम आज ये देखते हैं 6वां प्रॉपर्टीज को। अभी इससे पहले हम लोग 5वां प्रॉपर्टीज देखे थे, ठीक है। तो देखिए 6वां नंबर प्रॉपर्टीज कह रहा है, किसी सारणी का मान शून्य होता है। कब शून्य होता है, आज ये देखते हैं। यदि इसके किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, ठीक है। किसी सारणी का मान क्या होता है, शून्य कब होता है, जब उस सारणी के किसी पंक्ति या चाहे किसी भी स्तंभ के सभी एलिमेंट शून्य हो। ये कहेंगे, देखिए, किसी भी पंक्ति या चाहे किसी भी स्तंभ के अगर पूरा एलिमेंट शून्य होगा, या तो एगो पंक्ति में या तो एगो स्तंभ में, ठीक है, अगर पूरा एलिमेंट शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो समझ गए ना, सारणी का मान कब शून्य होता है, जब किसी पंक्ति और चाहे किसी स्तंभ के अवयव शून्य होते हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज ये देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, देखिए जैसे में एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसका एलिमेंट है 0 0 0 A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखिए तो यहाँ पर R1 जो पंक्ति है, R1, और ये R2 है, ये R3, 3 गो पंक्ति है ना। तो R1 पंक्ति के देखिए सभी एलिमेंट क्या है, शून्य है, शून्य है।
तो प्रॉपर्टीज के अनुसार यहाँ पर इसका मान 0 लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हमको सिद्ध ना करना है तो आज ये सिद्ध कर देते हैं। क्या दिक्कत है, सिद्ध करने में क्या दिक्कत है। तो आइए इसका मान निकालते हैं। देखिए इसका वैल्यू क्या बताया हमने, 0 होगा। कब 0 होगा, जब किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो तब। ठीक है, तो इसमें R1 का एलिमेंट सभी शून्य है। तो आज यहाँ पर मान निकालते हैं साइड में, देखिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान निकालते हैं। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। तो आज ये R1 को ही प्रसारित कर लेते हैं, तो 0 लेंगे पहले। अब इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा आपका B1 C1, चलिए B1 C1 B2 C2, यही ना बचेगा। चलिए अब इसको लीजिए, तो ये माइनस में 0 होगा, माइनस में होता है ना दूसरा नंबर। चलिए इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा A1 C1 A2 C2, यही ना बचेगा। अब आ जाइए प्लस यहाँ पे 0, प्लस में 0, इसके रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा A1 B1 C1 A1 B1 और A2 B2 बचेगा। ठीक है, A2 B2। चलिए आज यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए इसका, तो 0 और इंटू में यहाँ पे इसका मान निकालिए, तो ये 2/2 कोटि का हो गया। अब मान निकाल लीजिए, तो B1 इंटू में C2 हो जाएगा, B1 इंटू में C2 और माइनस C1 इंटू में B2 हो जाएगा। चलिए माइनस में 0 है तो 0 इंटू में इसको निकाल लीजिए, तो A1 C2 माइनस A2 C1। ठीक है, प्लस में 0 है तो 0, इसको निकाल लीजिए A1 B2। ठीक है, माइनस में A2 B1, यही ना होगा। चलिए आ जाइए, अब देखिए इसका मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, इक्वल टू में 0, फिर इसको भी निकालिए 0 ही होगा, फिर उसको भी निकालिए 0 ही होगा। देखिए 0 में जोड़िए घटाइए, चाहे कुछ कीजिए, उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। चलो तो देखिए 0 आ रहा है, सीध हो गया 0, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ही निकाल दिए थे 0। तो अब भाई सीध ना करना है आप लोगों को, प्रॉपर्टीज को याद रखिए। जब भी ऐसा दिखेगा ना किसी भी रो में चाहे कॉलम में, यदि सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, तो आपको तुरंत 0 लिख देना उसका मान, अगर सारणिक हो तब। ठीक है, सारणिक हो और यदि उसके पंक्ति में या चाहे स्तंभ में सभी एलिमेंट शून्य हो, कोई भी पंक्ति हो सकता है, अभी नहीं कि पहिल के पंक्ति होगा, कोई भी पंक्ति हो सकता है। 3 गो पंक्ति दिया तो हाई हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, अच्छा है कोई भी कॉलम भी हो सकता है, कोई भी कॉलम, ऐसा नहीं कि पहिल के रहेगा तो ना, कोई भी कॉलम हो सकता है। ठीक है, कोई भी कॉलम के अच्छा है रो के प्रत्येक एलिमेंट यदि शून्य हो, ठीक है, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। हाँ, और ये बात ध्यान में रखना है कि पंक्ति में का ही एलिमेंट, एक ही पंक्ति का एलिमेंट शून्य हो। जैसे मैं R1 का ही देखिए तो सभी शून्य है ना, एक ही पंक्ति का चाहे एक ही स्तंभ का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो यहाँ पे R1 का एगो एलिमेंट शून्य है तो एगो R2 का शून्य है, एगो R3 का शून्य है, तो ना, इससे ना हो सकता है। ये कहीं को पंक्तियाँ चाहिए, कहीं को स्तंभ के शून्य होना चाहिए। ठीक है, तब उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वाला प्रॉपर्टीज ही भी आप लोग नोट कर लीजिए। आ जाइए, फिर मिलते हैं अगले प्रॉपर्टीज के साथ। प्रॉपर्टीज नंबर 7, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, मिटाएंगे। चलिए देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7, ठीक है, देख लीजिए प्रॉपर्टीज नंबर 7। देखिए आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए कह रहा है प्रॉपर्टीज नंबर 7, यदि सारणी की 2 पंक्तियां, ठीक है, यदि सारणी की 2 पंक्तियों या स्तंभों के अवयव, यदि सारणी के 2 पंक्तियों या स्तंभों के अवयव समानुपाती, समानुपाती यानी बराबर, ठीक है, समानुपाती हो या बराबर हो, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, यदि किसी सारणी की 2 पंक्ति, 2 हमने अभी देखा था ना इस प्रॉपर्टीज को, या आव्यूह में भी पढ़े हैं कि 2 आव्यूह के 2 पंक्तियां चाहे 2 स्तंभ एक दूसरे के बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर किसी सारणी के 2 पंक्तियां चाहे 2 स्तंभ क्या हो, समानुपातिक हो, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। आज ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल में एक डिटर्मिनेंट्स लिए हैं जिसका एलिमेंट है A1 B1 C1 और K1 KB1 KC1, ठीक है, A2 B2 C2, ये है। तो आज इसको हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, आ जाइए। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट्स है, अगर इसमें से हम लोग K R2 से K कॉमन कर ले, R2 से, तो यहाँ पे लिखते हैं K, ठीक है, टेकिंग आउट K फ्रॉम R2, टेकिंग आउट K फ्रॉम R2, यानी
R2 से K को क्या कीजिए, कॉमन कीजिए, यही कह रहा है करने के लिए, ठीक है। तो आज ये कॉमन कर लेते हैं, तो K बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपका A1 B1 C1 ऊपर रहेगा। यहाँ पर भी देखिए K बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, A1 ही ना बचेगा, तो A1। यहाँ पर K बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, B1 बचेगा, B1। यहाँ से K निकल जाएगा तो C1 बचेगा, C1। यहाँ पर A2, यहाँ पर B2, यहाँ पर C2, यही ना होगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये बाहर निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A1 B1 C1, A1 B1 C1, देखिए तो दो पंक्ति बराबर है एक दूसरे के, ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। तो देखिए R1 इज इक्वल टू R2 आप लोगों को दिख रहा है ना, तो दो पंक्ति बराबर हो गया, समानुपाती हो गया, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। अगर सिद्ध करना है तो सिद्ध कर लीजिए, इसका मान निकालिए, वैल्यू निकालिए, 0 आएगा, और 0 आएगा तो सिद्ध करा दिए हैं, ठीक है। वैल्यू निकालिए, इसका 0 आ जाएगा, 0 आएगा, इसमें केस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू शून्य ही होगा, ठीक है। चलिए, जब बराबर हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को याद रखना है कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, तो उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग शून्य। तो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, इससे आता है प्रॉपर्टीज से, इसलिए प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता रहे, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बता देते, आखिर में तो क्वेश्चन हमको ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज को नहीं भूलना है। प्रॉपर्टीज अगर याद रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बनेगा, और नहीं याद रहेगा तो इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग। वैल्यू निकालते निकालते क्या करेंगे, इसी में के को जैसे हम कॉमन के लिए आप लोग इसी में गुणा कीजिएगा, निकालिएगा, मानना आएगा, हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को याद रखिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगले प्रॉपर्टीज को, लास्ट प्रॉपर्टीज नंबर 8 को देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, अगला प्रॉपर्टीज नंबर 8, ठीक है। ये 8वां प्रॉपर्टीज है और लास्ट है, ठीक है, सारणी के लास्ट गुण है ये। तो इसको देख लीजिए, ये बहुत आसान है, इजी है, ठीक है। हम लोग देखें इसको आव्यूह में भी, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं, यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी होता है। यानी कह रहा है ना कि पहले ए बी निकाल लीजिए, उसका डिटर्मिनेंट्स कीजिए, ठीक है, और पहले डिटर्मिनेंट्स ए का निकाल लीजिए और बी का डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए, तो आप गुणा कीजिए, बराबर होगा दोनों एक दूसरे के, यही कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं आज। तो ए बी डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हम लोगों को ए और बी निकालना पड़ेगा, ए इंटू बी। तो आज ये आव्यूह लेते हैं एगो, ठीक है। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं आव्यूह ए आव्यूह ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है 1 2 1 3, ठीक है। और ये बी आव्यूह ले लेते हैं जिसका एलिमेंट है 6 3 1 1, ठीक है, ये ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए दो आव्यूह ले लिया, तो सबसे पहले निकालिए ए बी, ए इंटू में बी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए इंटू में बी निकालिएगा, यानी ए का बी से गुणा, तो इधर से रो उठाइए और कॉलम ले जाए गुणा कीजिए। तो ऐसे उठाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे, तो एक किसके पास जाएगा, 6 के पास, तो 6 एकम 6, ठीक है। 2 किसके पास जाएगा, 3 के पास, 3 दूना 2 किसके पास जाएगा, 3 के पास, तो 3 दूना 6, ठीक है, हो जाएगा इतना। अब आइए इसको तो पहले का कॉलम में किया, अब दूसरा को कॉलम में कीजिए। तो एक का एक में कराएंगे तो एक है ना होगा, 2 का एक में कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड रो को उठाइए, लेके जाइए, 1 को 6 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 को 3 में करेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। फिर इसी को लेकर जाइए दूसरा का कॉलम में, तो 1 को 1 में कीजिए, 1 ही होगा, ठीक है। 3 को 1 में कीजिए, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आ जाएगा आपका ए इंटू में बी इक्वल टू में आया कितना, 6 6 12, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल देते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू ए इंटू बी, इसको मोड में डाल देंगे। आज इसका मान निकालिए तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48, 15 तिया 45, तो यानी कितना आ गया इसका मान, 3 आ गया, ठीक है, इसका मान 3 आया। अब आ जाइए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी कितना आया, 3 आया। अब आ जाइए पहले ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, उसके बाद से बी का डिटर्मिनेंट्स। तो ए डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे यहाँ पर, तो ए डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 और 2 एकम 2 माइनस में 2, यानी कितना हो जाएगा, ए डिटर्मिनेंट्स का मान आया आप लोग का 1। यहाँ पर जी बी डिटर्मिनेंट्स निकालिए, तो बी डिटर्मिनेंट्स 6 में 1 से गुणा कीजिए 6, 3 में 1 से गुणा कीजिए तो 3, माइनस में 3, यानी बी डिटर्मिनेंट्स आया आप लोगों का 3। अब चलिए ए डिटर्मिनेंट्स
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू में 3 कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो 3 ये भी और ये भी 3, देखिए तो एक दूसरे के बराबर आया। यहाँ पे लिख देंगे LHS, ये LHS है और ये है RHS। तो LHS इक्वल टू में, चूंकि LHS इक्वल टू में RHS, इसलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB इक्वल टू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ B, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो समझे है ना, देख लीजिए बस क्या कर रहा है, यदि A और B समान कोटि के दो वर्ग अवयव हैं, A और B समान कोटि के, कोटि क्या समान है, देखिए इसका कोटि 2/2 है, इसका भी कोटि 2/2 है, ठीक है, कोटि समान है, तो वर्ग अवयव भी है। तो हम लोग को सिद्ध करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB इक्वल टू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ B। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB पहले निकालेंगे, उसके बाद से डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकालेंगे और इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ B निकाल के गुणा कर देंगे। तो यदि दोनों के बराबर हो जाएगा तो प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे में हमने किया, तो सबसे पहले AB निकालेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद से ना डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए यानी A और B का गुणा, तो गुणा कर दिया हमने, देखिए यहाँ पर इधर से रो को उठाइए, कॉलम में ले जाए गुणा कर दीजिए। अब प्रत्येक कॉलम में कूटा है, मान लीजिए फर्स्ट रो को हमने उठाया, फर्स्ट कॉलम से कर दिया, ठीक है, उसके बाद से सेकंड कॉलम से कर दिया और लिख दिया। देखिए तो फर्स्ट कॉलम वाला ये और सेकंड कॉलम वाला ये है। फिर उसी तरह सेकंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो फर्स्ट कॉलम वाला ये वाला है और सेकंड कॉलम में भी कर देंगे तो ये वाला प्राप्त हुआ हम लोगों को, और जोड़ देंगे इसको। अब जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा AB। अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ AB, डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना सीखे है ना अभी का, 2/2 कोटि का, तीसरा तो इसे गुणा कर देते हैं और घटा देते हैं। तो 12 में 4 से गुणा करेंगे, 12 चौका 48, 15 में 3 से गुणा करेंगे, 15 तिया 45, तो 48 + 45 का 3, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A निकाल लीजिए, यानी इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 में 1 से गुणा कीजिए 3 और 2 में 1 से गुणा कीजिए 2, माइनस में 2 1 आ जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ B निकाल लीजिए, तो 6 में 1 से गुणा कीजिए 6, 3 में 1 से गुणा कीजिए 3, तो 6 में से 3 को घटाएंगे 3, डिटर्मिनेंट्स ऑफ B आ गया 3। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू में डिटर्मिनेंट्स ऑफ B निकालना है, तो 1 में 3 से गुणा कीजिए 3 आ जाएगा। अब LHS इक्वल टू में RH आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए और बता दीजिए क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। बस ये लास्ट प्रॉपर्टीज था। तो अगर आप लोगों को इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। और क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं खाली प्रॉब्लम होगा तभी कमेंट करेंगे। क्लास अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, थोड़ा रिप्लाई दे दीजिए, ठीक है, ताकि रीच मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपका दोस्त भी पढ़ सके, ठीक है। तो इतना आप लोगों को काम करना है, ठीक है, बस इतना ही करना है। वीडियो को शेयर करना है, अब पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ देना, खाली वीडियो को शेयर करें ना, पहले पढ़ना है, उसके बाद से वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए फिर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं।